देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे संघवाद में। अब उससे हम आगे चलते हैं, जिसमें देखेंगे कि जो हमारा शासन व्यवस्था चल रही थी वो अब भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन किया था उसके बारे में जानेंगे कि हमारा देश में संघवाद किस प्रकार से काम कर रहा था, तो वो हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे कि भाषाई राज्य यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। तो देखिए, इससे पहले भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय जो जाता है वो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीति को जाता है, क्योंकि इसी से हमारे देश में संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा देश में सुनिश्चित हुई। नहीं तो इतने बड़े विशाल देश में, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी आबादी को एक साथ रख करके शासन व्यवस्था को चलाना बहुत ही टेढ़ी खीर थी। लेकिन संघवाद में हमारे देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति काम आई है, जिसने हमारे सिस्टम को चलाया है राजनीति ने, तो वो राजनीति को ही श्रेय जाता है कि संघवाद की व्यवस्था को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि आज हमारे देश में इस तरह की कोई असुविधा नहीं है जैसे कि श्रीलंका में हुई थी। अब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का बनना या पुनर्गठन करना। हमारे देश में समय समय पर राज्यों के नाम बदले गए, राज्यों की सीमाएं बदली गई, नए राज्यों का निर्माण किया गया। अब जब नए राज्य बनेंगे तो पुराने जो राज्य थे उनकी सीमाओं का दोबारा से निर्माण करना, फेरबदल करना, तो इसको हमने कहा है राज्यों का पुनर्गठन। लेकिन भाषा के आधार पर करना, तो कहीं ना कहीं हमें एक नुकसान होने का डर था कि कहीं ऐसा न हो जो स्थिति श्रीलंका में पैदा हुई थी, ऐसी स्थिति कहीं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से हमारे देश में भी ऐसा ना हो जाए। ये हमें कहीं ना कहीं एक कोने में जरूर डर सता रहा था हमको, और आखिर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का जो मामला था उसको टाल दिया। इस डर से टाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि देश में एक बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल जाए जिसका हमको सामना करना पड़े और उसको फिर हम संभाल ना पाए। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और कठिन परीक्षा थी। पहली और कठिन परीक्षा यानी कि हमने ऐसा कदम उठाने के लिए सोचा तो ठीक है, लेकिन ऐसा करने से क्या हमारे सारे इरादे हैं वो कामयाब हो जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी हमारी राजनीति की, हमारी लोकतांत्रिक राजनीति की, हमारे देश की राजनीति की, कि क्या ऐसा हम कदम जो उठा रहे हैं क्या वास्तव में कामयाब कदम उठा रहे हैं। हमारे देश में समय समय पर विभिन्न नए राज्यों का गठन किया गया, उनकी नई नई सीमाएं बनाई गई, उनके कुछ के नाम बदले गए। अब 1950 के दशक में कई नए राज्य बनाने के लिए पुराने राज्यों की सीमाओं में अदला बदली की गई, सीमाओं का पुनर्गठन किया गया। कोई राज्य बड़ा था, छोटा कर दिया, कोई छोटा राज्य था उसमें कुछ क्षेत्र और मिला दिया, तो उनकी जो सीमाएं थी पहले फिक्स थी उनमें फेरबदल किया गया। यह इसलिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले जो लोग थे वो एक राज्य के अंदर आ जाए। एक भाषा भाषी जो लोग हैं वो एक राज्य में आ जाए तो वो राज्य पूरा एक भाषी हो जाए, एक भाषा बोलने वाले लोगों का ही वो राज्य हो जाए। तो ये जो प्लानिंग बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी, यही भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की योजना थी। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल व जातीयता जैसे मामलों का सम्मान करने के लिए किया गया था। किस लिए किया गया था? संस्कृति, भूगोल, जातीयता जैसे मामलों का सम्मान करने के लिए। तो इसमें यह हुआ कि ये तो था ही कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, लेकिन साथ में कुछ राज्यों का हमने इसलिए भी गठन किया कि भाई जो संस्कृति है वहाँ के त्योहार, उनकी बोली भाषा, उनका रहन सहन, ये सब एक जैसा हो जाए, किसी को दिक्कत ना आए आपस में। भूगोल, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी हैं
उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी जगहों को बदल करके, क्षेत्रों को बदल करके राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रयास किया। उनकी जातीयता कि एक जाति के लोग एक राज्य में आ जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी कई राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को एक चिंता सता रही थी। मैं कह रहा था, बताया था मैंने बीच में आपको कि जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की जब शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं भारतीय राजनेताओं में एक चिंता थी, एक डर था। क्या डर था? कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे देश टूट जाए, कि ऐसा ना हो कि गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाए और देश हम अच्छा करने की सोचें और देश में उल्टा परिणाम निकले और देश टूट जाए। लेकिन इसलिए केंद्र सरकार ने राज्यों का जो पुनर्गठन करने का जो मुद्दा था इसको कुछ समय के लिए टाल दिया। लेकिन उसी दौरान फिर कुछ लोगों का कहना यह था, मानना था कि हमारा अनुभव ये कहता है कि इससे देश की एकीकृत व मजबूत हुआ होगा और प्रशासन पहले की व्यवस्था के से ज्यादा अच्छा चलेगा। कुछ लोगों का मानना था कि टूटने की बजाय उल्टा हमारा देश एकीकृत होगा, एक होगा, संगठित होगा और मजबूत होगा और प्रशासन जो है वो पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, अच्छे तरीके से काम कर पाएगा, क्योंकि एक भाषा के लोग एक राज्य में होंगे, एक संस्कृति के लोग एक राज्य में होंगे, तो उनमें किसी तरह का कोई मनमुटाव, मतभेद नहीं रहेगा। उनके विचारों को जानने में, समझने में राजनेताओं को, सरकार को आसानी रहेगी। इसलिए लोगों का विचार था कि हमें उम्मीद है, हमारे विश्वास कहता है, ये हमारा अनुभव कहता है कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हैं तो कहीं न कहीं देश को मजबूती मिलेगी। इसके बाद बच्चों, अब हमारा ये भाषाई राज्य वाला जो मुद्दा है, अब नया मुद्दा हमारे सामने आया भाषा का, कि किस भाषा को एक राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, वो भी हम अब जानेंगे, जिसमें हमारे आगे है भाषा नीति। क्या है? भाषा नीति। तो भाषा नीति के बारे में भारत सरकार की क्या नीति रही है, क्या विचार रहे हैं, अब हम उनको जानेंगे। तो देखिए, भाषा नीति, हमने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो है भाषा नीति। बच्चों, भाषा नीति में भी हमारे देश की जो राजनीति है उसकी एक दूसरी कठिन परीक्षा मानकर चलो आप, कि ये भी दूसरी कठिन परीक्षा थी जिसमें भारत सरकार जो है, भारतीय राजनीति जो है वो कामयाब हुई। और कामयाबी किस आधार पर मिली सरकार को? इन्होंने ऐसा क्या रास्ता अपनाया कि हमारे देश में श्रीलंका जैसे हालात नहीं बने। तो देखिए बच्चों, हमारे देश जब आजाद हुआ, जब संविधान बना, तो विभिन्न भाषाएं थी। उनमें से कुछ भाषाओं को सूचित किया, अनुसूचित किया संविधान के अंदर। कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को हमारे संविधान में स्थान मिला। 22 भाषाओं को उन भाषाओं के रूप में दर्जा मिला जो बड़े स्तर पर थी, ज्यादा प्रचलित थी। उन भाषाओं को स्थान दे दिया गया, 22 भाषाओं को। हिंदी भाषा जो है उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजकाज के जो कार्य थे वो हिंदी भाषा में निपटाए जा सकते हैं, ये कहा गया, माना गया संविधान में। लेकिन ऐसे हालात में उन देशों का, उन राज्यों का क्या होगा जो हिंदी भाषी राज्य है ही नहीं, जैसे हमारे साउथ के राज्य, तमिलनाडु, केरल वगैरह। ऐसे राज्यों में व्यवस्था डगमगा जाती अगर हमारे संविधान में हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा या जबरदस्ती राजभाषा के रूप में भी इनके ऊपर अगर हम थोपते हैं तो भी एक ऐसी स्थिति बन जाती जो बहुत ही गंभीर होती, हमारे देश के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर के वो आती। अब क्या है, भाषा नीति जो है हमारे देश की बड़ी सोच समझ करके बनाई गई। बहुत ध्यान रखा गया
क्योंकि जहां एक दो भाषाएं होती हैं वहां तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस देश में सैकड़ों भाषा के आधार पर अगर हम कुछ भाषाओं को निकाल कर लाते हैं, बोली अलग से, भाषाएं अलग से छांट करके लाते हैं, और उनमें से एक भाषा को किसी राष्ट्र भाषा का दर्जा देना बहुत कठिन काम है। इसलिए हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। यही कारण है उसका। उन एक हिंदी के अलावा 21 भाषाओं का जो स्थान मिला है, इंग्लिश को भारतीय संविधान के अनुसार 1965 में ही राजकाज की भाषा से छुटकारा मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चों, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य है हमारे देश में, दोबारा सुनो, जो गैर हिंदी भाषी राज्य हमारे देश में है, उनका मानना यह था कि अगर इंग्लिश को राजकाज के कार्य से हटा दिया जाएगा तो फिर हमारे ऊपर हिंदी भाषा को जबरन सरकार के द्वारा थोपा जाएगा। इस डर की वजह से, इस भय की वजह से उन्होंने इस मुद्दे को पकड़ा। उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा से हटाया न जाए, क्योंकि अंग्रेजी उनको आती थी, अंग्रेजी तो ज्यादातर बोलते थे, लेकिन हिंदी नहीं बोलते थे, न हिंदी जानते थे वो राज्य, जो हमारे साउथ के राज्य जो है, कुछ राज्य है। ऐसे हालात में उन्होंने इंग्लिश को राजकाज की भाषा बनाए रखने का पुरजोर प्रयास किया। अब देखिए, सिर्फ हिंदी को राजभाषा माना गया, जबकि हिंदी सिर्फ 40% लोग ही बोलते हैं, जानते हैं। तो ये भी गलत होगा। देश की सरकार को सोचना था कि क्या 40% लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देना उचित रहेगा, क्योंकि 60% लोग, बहुसंख्यक लोग तो हिंदी भाषी है ही नहीं। तो ऐसे हालात में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना एक मूर्खता भरा काम हो जाता। इसलिए भारतीय राजनीति ने इस बात पर खास ध्यान रखा। संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। मैंने बताया था अभी आपको। केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए उम्मीदवार इन किसी भी भाषा में अपना पेपर दे सकता है, बशर्ते, शर्त क्या होगी? शर्त ये होगी कि उसके लिए उसको विकल्प चुनना होगा कि वो किस भाषा में अपना पेपर देना चाहता है। तो इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में वो अपना पेपर दे सकता है। तो इसके आधार पर सभी भाषा भाषी राज्यों, सभी भाषाओं को, इन भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों, हर व्यक्ति का सम्मान हमारी राजनीति में किया गया। भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति जो है, इसमें हर भाषा को सम्मान दिया गया, हर भाषा का मान बढ़ाया। किसी भी भाषा भाषी लोगों को ये ना लगे कि हमारा अनदेखा किया है सरकार ने। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 1965 में ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग को जारी रखा जाए, नहीं तो हमें समस्या होगी हिंदी को समझने में, पढ़ने में, और हमारे देश की हमारे राज्य की शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने में हमको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी भाषा को कंटिन्यू किया जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने अंग्रेजी भाषा को जारी रखने वाली मांग ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया था तमिलनाडु में। तो फिर भारत के राजनेताओं ने, भारतीय सरकार ने इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया, ये जो है बात, वही हमारी देश की भाषा नीति है। बच्चों समझेंगे। केंद्र सरकार ने फिर क्या किया, एक रास्ता निकाला बीच का, और वो बीच का रास्ता निकाल करके इस भाषा नीति को लचीला बनाया, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाया कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। जिन राज्यों में हिंदी भाषा नहीं है
उन राज्यों पर हिंदी नहीं थोपी, और हिंदी न थोप करके उनको कहा गया कि आप अपना राजकाज के कार्य जो है उनको अंग्रेजी में निपटा सकते हैं, कोई आपके ऊपर हिंदी का दबाव नहीं है कि आप हिंदी सीखो। बड़ी अच्छी बात है। तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों की में अनुमति देकर के इस विवाद को सुलझा लिया। क्या कहा कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में अपने कामों को निपटा सकते हो। भारत सरकार ने भाषा नीति के मामले में एक लचीला रुख अपना करके कामयाबी हासिल की। अगर हम वहां पर गलती कर जाते और इस बात पर अड़ जाते कि नहीं, हम हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाएंगे या हिंदी को ही राजभाषा बनाएंगे, इंग्लिश को हम समाप्त कर रहे हैं, हटा रहे हैं हमारे संविधान से क्योंकि हमारी भाषा नहीं है, तो क्या ये उचित होता? मेरे ख्याल से नहीं होता, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो ठीक श्रीलंका वाली वही कंडीशन हो जाती कि हम किसी एक भाषा को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा देकर के एक भाषा के लोगों को ही सम्मान दे रहे हैं, बाकी जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे राज्य हैं जिनमें अन्य भाषाएं बोली जाती है, उनका हम अनदेखा कर रहे हैं, जो कि संविधान के अनुसार गलत था। क्योंकि संविधान में जो अधिकार दिए गए, सभी का सम्मान होना चाहिए, सभी का भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए, सभी की भाषाओं को का आदर सम्मान होना चाहिए, तो वो फिर जो नीतियां हैं वो कहीं न कहीं धूमिल हो जाती। इसलिए भारतीय राजनीति में जो भाषा नीति बना करके जो एक लचीला रुख अपनाया था, उससे हमें कामयाबी मिली और आखिर हमारी भाषा नीति बहुत अच्छी रही। इससे हमारा देश मजबूत बना, एकीकृत बना और राजकाज के कार्यों में बड़े अच्छे ढंग से काम निपटे, अच्छे तरीके से काम होते रहे, कमी कोई दिक्कत कभी नहीं आई। इसीलिए हमारे देश की जो भाषा नीति है बहुत ही कामयाब भाषा नीति रही है। हमें डर तो था कि हमारा देश टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उस रास्ते को बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया और बाकी बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।